हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम थर्ड जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी उसको हम कम्प्लीटली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिवाइज करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए नीट बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, एज वेल एज जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास ओवरऑल आज के टाइम पे 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। आउट ऑफ विच जितने भी एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हैं। 92 किसका एटॉमिक नंबर है बच्चों? यूरेनियम का। तो जितने भी एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, या फिर इनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको बनाया जाता है, ये नेचुरली नहीं मिलते हैं। दे आर मैन मेड एलिमेंट्स। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है डॉबराइनर लॉ ऑफ ट्रायड को। अब ज़्यादा इसको डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, बस एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डॉबराइनर ने क्या कहा था बच्चों? सबसे पहले इन्होंने 3 ट्रायड दिए थे। ट्रायड बेसिकली किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ 3 को, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने कौन कौन से ट्रायड दिए थे उनको बस ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला कौन सा ट्रायड था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 7, 23, 39, these are the mass number. Second is chlorine, bromine, iodine. Mass number was 35.5, 80, 127. And the third triad is calcium, strontium and barium. कैल्शियम का मास 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 80 है और बेरियम का 137 है। ये हमारे 3 ट्रायड है। इनका स्टेटमेंट बस याद रखिएगा। इनका कहना ये था कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसके जो एटॉमिक मासेस होते हैं बच्चों, वो फर्स्ट 2 एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं लिथियम और पोटेशियम का मास का एवरेज ले लूँ तो हमें इसका मास किसके बराबर मिलेगा? मतलब ये वैल्यू किसके आसपास मिलेगा? 23 के आसपास, जो कि किसका किसका एटॉमिक मास है? मिडल एलिमेंट का। तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। और इसी तरह से सेंट्रल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये भी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बीच में लाई करती है। बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा दूसरा है बच्चों यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि इनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी उन्होंने क्या किया था कि उन एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर अरेंज कर दिया था। कौन कौन से एलिमेंट थे ये ध्यान रखिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जितने भी एलिमेंट है बच्चों इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में मैंने अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि एवरी 8th एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे अगर मैं लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कह दूँ तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो 8th एलिमेंट अब कौन सा हो गया? सोडियम। तो इनका कहना ये था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी। यही कहना किसका था बच्चों? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग। बट ये जो लॉ था बच्चों ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके बाद वाले एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है। तीसरी बात, थर्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम कहेंगे लॉथर मेयर कर्व। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा? प्लॉट होगा एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में। और जब ग्राफ को प्लॉट किया गया
तो इन्होंने देखा कि कुछ इस तरह का कर्व आ रहा है, इस तरह का कर्व एक उन्होंने देखा था जब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया। अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को अब ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर इन द सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है वो ग्राफ के अंदर सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने क्या कहा, जितने भी एल्कली मेटल हैं, जितने भी एल्कली मेटल्स, ये आपको हमेशा पीक पॉइंट पे दिखेगा। अब पीक पॉइंट किसको कहा जाता है बेटा, ये जो टॉप पॉइंट है ये हमारे पीक पॉइंट्स हैं। तो अगर पहले पीक पॉइंट पे लिथियम होगा बच्चों, क्योंकि हमें तो एटॉमिक मास के अंदर अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो पहला पीक लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, और फ्रेंशियम को हम कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। तो ये ध्यान रखिएगा, एल्कली मेटल हमेशा आपको पीक पॉइंट पे मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, एल्कलाइन अर्थ मेटल के लोकेशन को ध्यान रखिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो आपको मिलेगा बच्चों, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में मिलेगा। अब ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व का मतलब क्या है, देखिए, तो ये जो बच्चों हमारा लाइंस में दिखा रही हूँ, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चों, हमेशा आपको डिसेंडिंग पार्ट में मिलेगा। जैसे मान के चलिए इस पार्ट पे आपका बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम होगा, यहाँ पे बेरियम होगा। मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट होंगे बच्चों हमेशा डिसेंडिंग पार्ट में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, जितने भी हैलोजन के एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट आपको असेंडिंग पार्ट में मिलेंगे, असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व में। अब ये असेंडिंग पार्ट कौन सा है बच्चों, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे इनकी बात कर रही हूँ मैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व है। तो इन्हीं जगह पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, कोई ना कोई हैलोजन का एलिमेंट मिलेगा। और पॉइंट नंबर 5 आपको याद रखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपको हमेशा बॉटम ऑफ कर्व में मिलेगा। अब बॉटम पोजीशंस कौन से हैं बच्चों, दीज आर द बॉटम पोजीशंस। तो इन बॉटम पोजीशंस पे आपको कौन मिलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को लॉथरमेयर कर्व के अकॉर्डिंग याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, यहाँ पे एक और हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, जो किसने दिया था, मेंडलीव ने। इससे भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ ही चीज़ें हमें अब ध्यान में रखनी है। वैसे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे काफ़ी इसका एप्लीकेशंस है, काफ़ी ज़्यादा इनके मेरिट्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमेरिट्स भी हैं, बट उनको आप लोगों को अब डिटेल में नहीं जाना है बच्चों। रिविजन के टाइम पे जो जो मेन चीज़ें हैं हम उसी को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि इनका बेसिस क्या था एलिमेंट को अरेंज करने का। तो इनका बेसिस था एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया था, अपने टेबल के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर ही एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, ठीक है। और इनका कहना क्या था कि एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास की। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है बच्चों कि इनका जो टेबल है बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें अब आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। इनके टेबल के अंदर टोटल 9 ग्रुप्स होते हैं, 9 ग्रुप्स, जो 0 से लेके 8 इस रोमन लेटर के अंदर हमें लिखना है। मतलब पहला वाला हमारा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, और इस तरह से लास्ट वाला ग्रुप हमारा कौन सा होगा, 8th ग्रुप होगा। तो टोटल ग्रुप मेरे पास 9 ग्रुप हैं। दूसरी बात, इनके पास 7 पीरियड हैं। पीरियड्स हम किसको कहते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। इस तरह से जो रोज हम बनाएंगे उनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो दे आर हॉरिजॉन्टल रोज, जो कि टोटल 7 है। उसके बाद अगर मैं 0 ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़ दूं, 0 एंड 8th ग्रुप को छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं 1 से लेके 7 तक, इनको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले को मैं 1A कहूँगी, दूसरे को मैं 1B कहूँगी। इसी तरह से 2 जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे
सेकंड ए, एक को कहेंगे सेकंड बी। तो इस तरह से 0 एंड 8 को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक को ए बोला जाता है, दूसरे को बी बोला जाता है। एंड ग्रुप नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ग्रुप नंबर 8 के अंदर 3 ट्रायड होता है जिसको हम ट्रांजिशन ट्रायड कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला है आयरन, रुदीनियम, ऑस्मियम, दूसरा है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, और तीसरा है निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये 3 हमारे पास क्या है बच्चों? ट्रायड हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं? ग्रुप नंबर 8 में मौजूद होते हैं। दूसरी बात आपको याद क्या रखना है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि मेंडले पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था, कुछ सर्टेन गैप्स थे। ठीक है, जिन गैप्स को बाद में जब एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी तो वहां पे उन गैप्स को ऑक्यूपाई किया गया था। ठीक है, तो एक्का बोरॉन, अगर आपको बोला जाए कि एक्का बोरॉन वाले जो स्पेस था उसको किस एलिमेंट ने ऑक्यूपाई किया था, तो ध्यान रखिएगा स्कैंडियम। इसी तरह से एक्का सिलिकन, एक्का सिलिकन को बाद में किस नाम से जाना गया? जर्मेनियम। उसके बाद एक्का एल्यूमिनियम, इसको बाद में हम गैलियम के नाम से जाने, मतलब गैलियम की जब डिस्कवरी हुई तो उसने क्या किया, इस एक्का एल्यूमिनियम के पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई किया था, जो कि ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे एक गैप जो मेंडलीव ने अपने टेबल के अंदर छोड़ा था, उसी गैप को इन्होंने एक्का एल्यूमिनियम के नाम से लिख दिया था। और उसी के बाद जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो ये गैलियम ने क्या किया था बच्चों, इस गैप को जाके ऑक्यूपाई किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंडले पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि टेबल किसने दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय मॉजले, हेनरी मॉजले। सेकेंड थिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को बेस माना गया एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशंस हमने देखे थे दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन ये पहली बार था कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया गया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे ए एंड बी बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा। मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है और रूट न्यू जो है इसमें न्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे रेडिएशन emitted by एलिमेंट्स, ये है। अब ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं जिनको आइडिया नहीं होगा। देखिए क्या हुआ था, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, ये जितने भी है मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है। लेटर से ये सोडियम है, मैं रैंडमली ले लेती हूँ कोई भी एलिमेंट, कैल्शियम हो गया, उसके बाद यहाँ पे लेटर से ये स्कैंडियम हो गया या फिर ये पोटेशियम हो गया। क्या हुआ था कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनके सरफेस पे कैथोड रेडिएशन को बम्बार्ड करवाया गया। हर एक एलिमेंट के सरफेस पे कैथोड रेडिएशन को बम्बार्ड किया गया, और जब कैथोड रेडिएशन को बम्बार्ड किया गया तो बदले में यहाँ पे इन सारे एलिमेंट ने क्या किया, एक्सरे को प्रोड्यूस किया। अब एक्सरे को जो प्रोड्यूस किया उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया। लेटर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका न्यू 2 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका न्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट से जो बम्बार्डमेंट के बाद एक्सरे आपका प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, सबकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, और जब यहाँ पे बच्चों कितना फ्रीक्वेंसी आपका एलिमेंट यहाँ पे एक्सरे का रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, जब उसको एटॉमिक नंबर के साथ उसके ग्राफ को प्लॉट किया गया तो वहाँ पे ऑब्जर्व क्या हुआ कि जब हम इन फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट को एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जिसके बाद ही इस इक्वेशन को डिराइव किया गया। और फिर यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के।
मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बढ़ता जाएगा, जो आपका एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बच्चों पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जितने भी एलिमेंट है बच्चों, देखिए अब आपके पास जैसे अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। पहले पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के अंदर 8 होते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर 8 होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल केस में क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ जो कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे मान के चलिए आपको कहा है इफ हाइपोथेटिकली 3 electrons are present in one orbital, then calculate total number of element in third period of the periodic table। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है जो आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अगर मैं ये मान लूँ कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए काम आएगा। नंबर ऑफ सबशेल इन एनी पीरियड टू बी फिल्ड is equal to ns plus np plus n minus 1d plus n minus 2f plus n minus 3g and so on। ठीक है, मतलब किसी भी पीरियड में कौन कौन सा सबशेल आप फिल करते हो उसके लिए ये आपका रिलेशन है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in one orbital multiplied by total number of orbital। तो ध्यान दीजिए बच्चों कैसे इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गौर से देखिए बेटा, हमें क्या कहा है, हमें थर्ड पीरियड कहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो n है हमारा, ये n आपका पीरियड नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर बच्चों में यहाँ पे थर्ड पीरियड में कौन कौन से सबशेल आप फिल करते हो, अगर मैं उसको निकाल लूँ तो कितना मिलेगा, नंबर ऑफ सबशेल इन थर्ड पीरियड विच इज फिल्ड इज इक्वल टू n के जगह पे 3 डाल दीजिए, तो 3s 3p, यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 1 2d, उसके बाद 3 माइनस 2 1f एंड सो ऑन। अब 2d तो बच्चों पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि d के साथ मिनिमम आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 3, और f के साथ मिनिमम 4 होता है, तो ये भी पॉसिबल है नहीं। तो बचा क्या मेरे पास 3s एंड 3p। अब 3s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 3s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, px py एंड pz। तो ओवरऑल मेरे पास कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 4 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास 4 ऑर्बिटल है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पीरियड के अंदर कितने ऑर्बिटल आप फिल करोगे, सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल आप फिल करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल तो 4 आ गया, और एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा रहा है, राइट। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, तो हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच इज 4, तो ये हो जाएगा 12। मतलब हम ये कह सकते हैं थर्ड पीरियड में 12 एलिमेंट आपके पास पॉसिबल होगा। इसी तरह से क्वेश्चन लेटर से बच्चों एक और दे देती हूँ मैं। मान के चलो मैंने बोला कि फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसको कैलकुलेट कीजिए। अगर हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो तो क्या होगा बताइए, कौन कौन से सबशेल आप फिल करेंगे आप फिफ्थ पीरियड में, ns प्लस np प्लस n माइनस 1d
प्लस n-2f प्लस n-3g, ये हमने अभी ट्रिक आपको दिया था। अब फिफ्थ पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 5s 5p, 5-1 मतलब 4d, 5-2 मतलब 3f एंड सो ऑन। अब 3f तो बेटा पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि 4f आपका मिनिमम होता है ना, f के साथ हमेशा मिनिमम 4 होता है, तो 3f पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन कौन से हुए, 5s हो गया, 5p हो गया, 4d हो गया। अब s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, तो ओवरऑल मेरे पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, देखिए ओवरऑल मेरे पास ऑर्बिटल कितने होंगे, यहाँ पे 5 + 3 + 1 9 ऑर्बिटल। अब अगर बच्चों टोटल 9 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या दिया है, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हमने क्वेश्चन में डाला है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका कितना है 9, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं बच्चों, 27 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी पीरियड में पूछ लिया जाए, आप क्वेश्चन आसानी से इस ट्रिक को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे IUPAC हमारा है, IUPAC नेमिंग। अगर कोई एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है तो हम IUPAC नेमिंग को यूज़ करते हैं एलिमेंट के नेमिंग लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं बस डिजिट्स लिखती हूँ और आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है इस चीज़ को। डिजिट है हमारा 0 से लेके 9 तक, 6, 7, 8, 9, और इन डिजिट के करस्पॉन्डिंग जो लैटिन नेम हम यूज़ करते हैं वो कौन होता है, कौन कौन सा होता है, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। और इसके जो नाम होता है ना, जो भी हमने यहाँ पे लैटिन नेम लिखा है, वर्ड में सिंपली इसका फर्स्ट लेटर आपको लिखना पड़ेगा, NUBTQPHSOE, ये हमारे फर्स्ट लेटर है जो हम वर्ड में लिखेंगे। अब मान के चलिए बच्चों मुझे बोला है कि 112 जो एलिमेंट है उसका IUPAC नेमिंग लिखिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा है, अन, तो पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, उसके बाद अन, उसके बाद 1 के करस्पॉन्डिंग फिर से अन होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा बाई हो जाएगा, और एंड जो हमेशा होगा नाम बच्चों ये IUM से करना है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 I कभी भी अपीयर नहीं करेगा, उसमें से एक I को हटा दीजिएगा, तो ये नाम क्या होगा, अन बायम। इसी तरह से लेटर से 118 का हमें नाम लिखना है, तो अन 8 के करस्पॉन्डिंग ऑक्ट, और लास्ट क्या करना है, लास्ट में एंड करना है IUM से। इसी तरह से मान के चलिए आपके पास 109 दिया है, इसका नाम लिखना है अन नील, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग नील यूज़ करेंगे और 9 के करस्पॉन्डिंग हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है, और लास्ट में IUM। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर बच्चों आपको दे दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट जिसका करस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप इस टेबल को यूज़ करके उसका IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों IUPAC नेमिंग की बात। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहला, हैलोजेंस हम किसको कहते हैं, तो हैलोजेंस बच्चों हम ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है यूजुअली सॉल्ट बनाने के अंदर काम में आते हैं, इसलिए इसको हम सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट या हैलोजेंस कहते हैं। दूसरा याद रखना है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस बच्चों हम कहते हैं ओर फॉर्मिंग को, तो ओर फॉर्मिंग जो एलिमेंट है ये हमारे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है। उसके बाद एक होता है निक्टोजेंस, और निक्टोजेंस हम कहते हैं ग्रुप नंबर 15 को। निक्टोजेंस का मतलब होता है हार्मफुल गैस प्रोड्यूसर। और एक लास्ट याद रखना है आपको बच्चों, नोबल गैस। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस या फिर रेयर गैस आप कह सकते हैं। ये 3 नाम हम किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर पूछे जा चुके हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों NS1 to 2 होता है, ठीक है। अगर NS1 है तो एल्कली मेटल, NS2 है
तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वेरी करेगा NS122। अगर मैं P ब्लॉक की बात करूं तो P ब्लॉक का जनरल कन्फिगुरेशन होता है NS2 NP126। ठीक है, मतलब P के अंदर एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अगर NS2 NP1 है तो ग्रुप नंबर 13 का होता है। अगर यहाँ 2 होगा तो 14 का होगा, 3 होगा तो 15 का होगा, 4 होगा तो 16 का होगा। इस तरह से अगर 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा तो 6 होगा तो ये नोबल गैस एलिमेंट को इंडिकेट करता है। रही बात डी ब्लॉक की, वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक का कन्फिगुरेशन है N-1D 1 to 10 NS0 to 2। मतलब सक्सेसिवली हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे फिल करते हैं, डी में। 1 से लेके 10 तक हम डी में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और NS के अंदर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। और रही बात एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा हमेशा। N-2 F1 to 14 N-1D 0 to 1 NS2। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन जनरल एफ ब्लॉक का होता है। अब एफ ब्लॉक के अंदर बच्चों दो सीरीज होती हैं, एक हमारा होता है लैंथेनाइट सीरीज और एक होता है हमारा एक्टिनाइट सीरीज। ध्यान रखिएगा, जो लैंथेनाइट सीरीज होते हैं वो आपके पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, पीरियड 6 और ग्रुप 3। जो ग्रुप नंबर 3 होता है वहाँ से आपका लैंथेनाइट सीरीज बिलोंग करता है और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है। और ये जो n है यहाँ पे बच्चों, ये n आपका पीरियड नंबर को इंडिकेट करता है। तो अगर बच्चों मैं n की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दूँ, लैंथेनाइट का हमें जनरल कन्फिगुरेशन पता चल जाएगा। तो कितना होगा, 6 - 2 4, तो 4f 1 to 14, उसके बाद 5d 0 to 1 6s2। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन विच इज एप्लीकेबल फॉर लैंथेनाइट एलिमेंट। इसी तरह से अगर मैं एक्टिनाइट सीरीज की बात करूं तो एक्टिनाइट के जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे पीरियड नंबर 7 में, बट ग्रुप नंबर इनका भी 3rd ही होता है। तो अगर मैं n की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर दूं तो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या मिलेगा, 5f 1 to 14 60 0 to 1 7s2। तो ये जो हमारा कन्फिगुरेशन है बच्चों, ये कन्फिगुरेशन एक्टिनाइड फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको फिर से यहाँ पे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं बच्चों, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बच्चों हम S और P ब्लॉक को कंबाइंडली कहते हैं। मतलब कंबाइंडली S एंड P ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। बट इसमें एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूडिंग ग्रुप 18 एलिमेंट। मतलब ग्रुप 18 को छोड़ के बाकी जो रेस्ट आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हीं को कंबाइंडली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों किसको कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका जो d ऑर्बिटल होता है एलिमेंट्री स्टेट में या फिर किसी भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड होता है। मतलब जिसके पास पार्शियली या इनकम्प्लीट आप कह सकते हैं फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, कहाँ पे, या तो एलिमेंट्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, अगर मैं कॉपर की बात करूँ बच्चों तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ देखिए कॉपर जब एलिमेंट्री फॉर्म में है, ठीक है, जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो यहाँ पे इसका जो d ऑर्बिटल हो कंप्लीट फिल्ड है। लेकिन कॉपर अपने कंपाउंड में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक ही एग्जिस्ट करता है कॉपर +1 में, एक एग्जिस्ट करता है कॉपर +2 में। अगर कॉपर 1 की बात करें तो 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालते ही आपका कन्फिगुरेशन आर्गन 3d10 हो जाएगा। यहाँ भी इसका d ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है, लेकिन एटलीस्ट ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉपर है उसका कन्फिगुरेशन आर्गन 3d9 है बच्चों। अगर कोई भी एलिमेंट का एक भी ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर d ऑर्बिटल आपका इनकम्प्लीट है तो हम कहेंगे कि एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर कंसिडर एज अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट।
बिकॉज इनके बच्चों जो एलिमेंटल फॉर्म है, अगर मैं इसी फॉर्म की बात करूं एलिमेंटल फॉर्म की, तो यहाँ पे भी इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड होता है। जैसे 3D की बात करूं बच्चों, तो जिंक का कन्फिगुरेशन क्या है, आर्गन 3D10 4s2। तो अगर मैं बच्चों बात करूं यहाँ पे जिंक की एलिमेंटल फॉर्म की, तो आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है। अगर मैं Zn के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है विच इज +2, एंड +2 के अंदर क्या होगा, 4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर भी इसका कन्फिगुरेशन ऐसा होगा जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जिनके इनकम्प्लीट होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 3 ऐसे एलिमेंट है, जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड रहेगा, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे अपने मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, दे आर रिगार्डेड एज अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने एलिमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं एटॉमिक रेडियस के टॉपिक के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, चाहे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हो, ये पूछा जाता है, या फिर साइजेस को हमें अरेंज करना पड़े, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या है बच्चों। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर शेल का हमारा आउटर शेल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके जो आउटर शेल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा एटॉमिक रेडियस है। हम 3 तरह के एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस बच्चों हम कब डिफाइन करते हैं, मेटल्स के केस में। ये मेटल्स के केस में डिफाइंड होता है। जैसे मान के चलिए बच्चों, मेरे पास 2 मेटल के एटम हैं और ये एक दूसरे के टच में है, एग्जैक्टली एक दूसरे के टच में है। ठीक है, तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान के चलो ये कॉपर एटम है और ये भी एक कॉपर एटम है, दोनों कॉपर एटम एक दूसरे के टच में है। अब मुझे करना क्या है, इनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। जो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मुझे मेटालिक रेडियस बताना है, तो मेटालिक रेडियस विल बी नथिंग बट d/2, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो हमारा सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, अगर ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया है, आप उसका सिंपली क्या करो, आधा ले लो, मतलब उसका हाफ कर दो। हाफ करते ही आपको क्या मिल जाएगा, मेटालिक रेडियस। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 2 कॉपर के एटम है और दोनों कॉपर के एटम के बीच में, मतलब सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेट अस से 256 पिकोमीटर है, आप कॉपर का मेटालिक रेडियस बताइए। तो बताइए कितना होगा बच्चों, मेटालिक रेडियस विल बी नथिंग बट 256/2 हो जाएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट 128 पिकोमीटर। तो इस तरह से बच्चों हम मेटालिक रेडियस को आराम से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें दोनों एटम के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इस तरह का रेडियस हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं बच्चों, मेटल्स के अंदर ही डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारा है वैंडरवाल रेडियाई। वैंडरवाल रेडिया बच्चों 2 कंडीशन में डिफाइन की जाती है। सबसे पहला, एक तो नोबल गैस के एलिमेंट के लिए डिफाइन की जाती है, और दूसरा कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन की जाती है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, उनके अंदर डिफाइन की जाती है। अब ये वैंडरवाल रेडियाई है क्या, जैसे मान के चलिए बच्चों, मेरे पास एक गैस का सैंपल है जिसमें 2 गैस के मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कोवलेंट बॉन्डेड है। ठीक है, और ये दोनों जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में एक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये अपने मिनिमम डिस्टेंस पे है। मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अगर सबसे क्लोज डिस्टेंस पे होगा, सबसे पास होगा, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से आपको डी दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वैंडरवाल रेडियाई निकालना चाहते हैं, तो इस डी का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। मतलब वैंडरवाल रेडियाई इज अगेन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लोज एटम्स। जो भी 2 क्लोज एटम्स होते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल के, उनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो भी आपको दिया है, उसका जस्ट हाफ कर दो, आपको वैंडरवाल रेडियाई पता चल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर भी होता रहेगा बच्चों। जैसे मान के चलिए आपको कहा है कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है
और इन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो सामने वाले एटम्स हैं, जो फेसिंग एटम्स हैं, उनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेटर से आपको दे दिया है 360 पिकोमीटर। आप इसका वैंडरवॉल रेडियाई बताइए। तो वैंडरवॉल रेडिया बच्चों सिंपली क्या होगा, 360/2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 180 पिकोमीटर हमारा आ चुका है। बट ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे देखिए मेटालिक रेडियाई को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो दो मेटल एटम एक दूसरे के टच में था, लेकिन जब वैंडरवॉल रेडियाई हम निकाल रहे हैं तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, बट वो एक दूसरे के टच में नहीं होते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो उस कंडीशन में ये जो दो एटम आपके फेसिंग है, जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, उसके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसका आधा हमारा क्या होता है, वैंडरवॉल रेडियाई होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वैंडरवॉल रेडियाई और मेटालिक रेडियाई में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वैंडरवॉल रेडियाई की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एटम्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। और तीसरा है बच्चों कोवलेंट रेडियाई, वेरी इंपॉर्टेंट। कोवलेंट रेडियाई बच्चों हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स के केस में डिफाइन करते हैं, जो कोवलेंट बॉन्डेड होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वहां पे डिफाइन करते हैं। जैसे मान के चलो दो क्लोरीन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अब हम क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा, हाफ होगा, वही हमारा क्या होगा बच्चों, कोवलेंट रेडियाई होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने कहा कि दो Cl के सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है लेटेस्ट वो 198 पिकोमीटर है। व्हाट इज द कोवलेंट रेडियाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 198 का हाफ ले लेंगे विच विल बी 99 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के रेडियस को निकाल सकते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों जो काफ़ी बार आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज एक क्वेश्चन बोला है कि XX बॉन्ड लेंथ आपका 1 एंगस्ट्रॉम है, CC बॉन्ड लेंथ आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम है, एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X and C are 3 and 2, then calculate कार्बन एंड X बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ बेटा हम किसको कहते हैं, बॉन्ड लेंथ हम कहते हैं सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को, मतलब इस D को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड का लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें बॉन्ड लेंथ अब निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दे रही हूँ जो सब लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला है D = RA + RB - 0.09 इंटू XA - XB। अगर आपके पास बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मान के चलिए दो मॉलिक्यूल हैं, मतलब दो एटम है जो मिलके कोवलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, ये एटम भी ए है, ये एटम भी ए है। जब दोनों सेम एटम होगा तो यहाँ पे एक्स और एक्स बी क्या इंडिकेट कर रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। तो अगर ये दोनों एटम सेम होंगे बेटा तो एक्स और एक्स बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऐसे केस में जो बॉन्ड लेंथ हमारा मिलेगा बेटा ये किसके बराबर होगा, आर ए प्लस आर ए, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो आर बी को मैंने आर ए से ही रिप्लेस कर दिया। तो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, मतलब 2RA। तो अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास दो अलग अलग एटम है ए एंड बी, और दोनों एटम अलग अलग होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में बच्चों हमें इस रिलेशन को यूज़ करना है, कंप्लीट रिलेशन को यूज़ करना है। ठीक है, मतलब ये रिलेशन आपको आइडिया दे देगा कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कितनी होगी जब आपके एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि XX बॉन्ड लेंथ जो है उसका लेंथ हमें, XX का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं एक्स और एक्स मतलब ए टाइप का है, दोनों एटम सेम सेम है। ठीक है, कार्बन कार्बन का 1.54 एंगस्ट्रॉम दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स एंड सी की दे रखी है, हमें सी और एक्स के बीच का बॉन्ड लेंथ बताना है, मतलब ए और बी टाइप का बॉन्ड है ना, सी और एक्स मतलब ए और बी टाइप का बॉन्ड है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर मुझे बॉन्ड लेंथ बताना है ए और बी के बीच में
तो मुझे ए का रेडियस पता होना चाहिए, बी का रेडियस पता होना चाहिए। अब ए का रेडियस कैसे निकालें, तो देखो ए का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं सेम फॉर्मूला इस एक्स और एक्स के लिए लगा दूं तो कितना होगा, देखिए बॉन्ड लेंथ तो हमें दिया है विच इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट डी। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्स के लिए इस फॉर्मूले को लगा दूं तो क्या मिलेगा, डी इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, जहाँ पे ए हमारा क्या है, एक्स है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2rx इक्वल टू डी। तो आर एक्स हमारा कितना मिलेगा बच्चों, d/2 मिल जाएगा। अब d हमें दिया है 1, तो 1/2 मतलब 0.5, मतलब हमें ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ x हमारा कितना है बच्चों, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। और उसी तरह से कार्बन का जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा, d/2 मतलब 1.54 एंगस्ट्रॉम बाई 2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 1.54/2 विच विल बी इक्वल टू 0.77 हो जाएगा, तो 0.77 पिकोमीटर आ गया। तो हमने इस तरह से बच्चों कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है और जो एक्स का एटॉमिक रेडियस है उसको निकाल लिया। अब हमें फाइनली क्या करना है, सी और एक्स दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे रखी है। अब हमें कार्बन और एक्स जो है उनके बीच का बॉन्ड लेंथ बताना है। तो अगर ये सी और ये एक्स है तो ये हमें बॉन्ड लेंथ डी बताना है। तो क्या होगा बच्चों, डी और एक्स के बीच का बॉन्ड लेंथ, सी और एक्स के बीच का बॉन्ड लेंथ, कार्बन का रेडियस प्लस रेडियस ऑफ एक्स माइनस 0.009 इंटू एक्स सी माइनस एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनली क्या करेंगे, सी हम निकाल चुके हैं, सी का कितना आया था 0.77 और एक्स का कितना आया था 0.5 माइनस 0.09 और सी माइनस एक्स, मतलब हाइयर माइनस लोअर वैल्यू हमें माइनस हमेशा करना होगा। तो 3 - 2 अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू 1.18 एंगस्ट्रॉम के बराबर मिल जाएगी। तो हमने बच्चों इसी इक्वेशन को यूज़ करके सबसे पहले ये जो हमें एक्स एक्स के बीच का बॉन्ड लेंथ दिया था उसको यूज़ करके मैंने इस फॉर्मूले के अंदर क्या पता लगा लिया कि एक्स का रेडियस कितना है। फिर मैंने सेम फॉर्मूले को अप्लाई किया किसके लिए, कार्बन कार्बन के लिए, और फिर मैंने कार्बन का रेडियस निकाला और उसके बाद मैं कार्बन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड का लेंथ है मैं उसको निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि किस तरह से हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 रेडियस के बारे में मैंने बात की, कोवलेंट एज वेल एज वैंडरवाल एंड मेटालिक रेडियाई, इन तीनों के अंदर वैंडरवाल रेडियाई जो हमारा होता है वो सबसे लार्ज होता है। तो वैंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ा होगा, फिर आपका मेटालिक रेडियाई होगा एंड देन आपका कोवलेंट रेडियाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अब हमें बच्चों वेरिएशंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। वेरिएशंस मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे या फिर टॉप से बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी इन अ पीरियड। तो अभी हम बस बच्चों जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत जगह पे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस हैं, तो इसलिए अभी हम बस जनरल बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पीरियड की बात करूँ बच्चों, तो अलोंग द पीरियड क्या देखा गया है, जो हमारा साइज होता है एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडिया या फिर आप साइज कह लीजिए, ये आपकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे किसी भी पीरियड में हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और रीज़न इसके पीछे है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों, ये आपका कंटिन्यूसली लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा, साइज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से रेडियस आपका क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अगर किसी भी पीरियड में बच्चों हम चले जाएं, जो हमारा लिथियम है एल्कली मेटल, जैसे अगर मैं सपोज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, कार्बन, कार्बन के बाद आपका आता है बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आता है। तो देखा क्या गया है कि जैसे जैसे मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगी अप टू फ्लोरीन,
जो आपका साइज होता है बच्चों डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज आपका कम होगा। लेकिन फ्लोरीन और नियॉन के बीच में अगर कंपेयर करें बच्चों तो अचानक से फ्लोरीन से नियॉन की तरफ आपका साइज बढ़ जाता है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जस्ट मैंने एक बात अभी आप लोगों को कहा था कि नोबल गैस एलिमेंट के अंदर हम किस तरह के रेडियस को डिफाइन करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई, राइट। और ये जो हमारा फ्लोरीन है ये हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के अंदर किस तरह के रेडियस को डिफाइन किया जाता है, कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट और वैन डर वाल रेडियाई के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो किसका यहाँ पे साइज ज़्यादा होना चाहिए, वैन डर वाल रेडियाई का। इसलिए अचानक से जैसे ही फ्लोरीन से नियॉन की तरफ आप जाएंगे साइज आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक आपका साइज कम हो रहा था, बट अचानक से नियॉन पे जाके बच्चों साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें हर पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगी बच्चों। तो लेफ्ट से राइट अलोंग अ पर्टिकुलर पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू हैलोजन बट इंक्रीजेस इन अ इनर्ट गैस। नेक्स्ट थिंग, किसी भी पीरियड में आप चले जाइए, जो एल्कली मेटल का एलिमेंट होगा बच्चों उसका साइज सबसे ज़्यादा लार्ज होगा, और जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं उनके साइज किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा स्मॉल होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे वैन डर वाल रेडियाई हमने किस तरह के एलिमेंट्स के लिए डिफाइन कर दिया, नोबल गैस एलिमेंट के लिए डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को याद क्या रखना है, इन अ ग्रुप। हमने अभी अलोंग द पीरियड बात की, तो अलोंग द पीरियड हमने क्या देखा कि इन जनरल जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे साइज आपकी डिक्रीज होती है, बट सडनली जैसे ही हैलोजन से आप नोबल गैस एलिमेंट की तरफ जाओगे तो अचानक से आपको साइज में इंक्रीमेंट मिलेगा, साइज इंक्रीज दिखेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडियाई इन देम। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बच्चों, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स हमारे बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारा जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब टॉप से बॉटम हम जाते हैं बच्चों, एक तो नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ते हैं, और जेड इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और ये दो रीज़न की वजह से साइज हमारा टॉप से बॉटम क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसमें तीन चार चीज़ें और है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हाइड्रोजन जो है बच्चों इसका एटॉमिक रेडियस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस कौन से एलिमेंट के लिए होता है तो ये होता है हाइड्रोजन के लिए। और सीजियम जो होता है बच्चों इसका एटॉमिक रेडियस सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे लार्जेस्ट अगर मैं बोलूँ तो सीजियम का होगा। तो ये सारी बातें हो गई एटॉमिक रेडियस के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं आयोनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले आयनिक रेडियस हम किसको कहते हैं बच्चों, अगर सपोज मैं कैटायन की बात कर रही हूँ तो कैटायन के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे कैटायन का रेडियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल को। अगर एनायन की बात कर रही हूँ मैं तो वहाँ पे भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल के जो डिस्टेंस होता है उसको हम आयोनिक रेडियस कह देते हैं। यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों, जैसे मान के चलिए मेरे पास मैग्नीशियम का मेटल था, न्यूट्रल एटम था, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे यहाँ प्लस आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को हटाते जाओगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बच्चों बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज आपके कम हो जाते हैं। अभी जस्ट मैंने क्या कहा था ऊपर देखिए, साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के साइज क्या होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत जेड इफेक्टिव को आराम से पता लगा सकते हो कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। जेड इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो बच्चों। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जिस एलिमेंट का ज़्यादा होगा या जिस आयन का ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, और जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे Mg है, Mg प्लस है, Mg+2 है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 12, राइट।
अब जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, अगर न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल मैग्नीशियम, सो इट विल बी 1। अब आ जाते हैं Mg प्लस पे। तो यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया है 11, और यहाँ पे प्रोटॉन तो इतने ही हैं बट अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10। तो 12/10 मतलब 1.2 होगा, और 12/11 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बच्चों बढ़ेगा तो साइज आपकी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा इन तीनों के बीच में मैग्नीशियम का, फिर Mg प्लस का, सबसे छोटा होगा Mg+2 का। मतलब कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि जैसे जैसे प्लस चार्ज आपके बढ़ते चले जाएंगे साइज आपका एलिमेंट का क्या होगा बच्चों, छोटा होता चला जाएगा। बट एनायन में जस्ट रिवर्स है बच्चों, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आपका जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे n-n-2 n-3, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूँ तो प्रोटॉन भी 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है। यहाँ पे प्रोटॉन तो आपका अभी भी 7 है बच्चों, बट इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो चुका है 8, बिकॉज ऑफ 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ प्रोटॉन तो 7 ही है बट इलेक्ट्रॉन अब कितने हो चुके हैं 9, और यहाँ पे 7/10। तो अब रेशियो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेशियो आपका कम होता जा रहा है। दिस इज 0.7, दिस इज 0.8, दिस इज 0.9, दिस इज 1। तो आप देखिए जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज कर रहा है बच्चों तो साइज आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज और जेड इफेक्टिव के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज करेगा, बट जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आप लोगों के नीट में इस पॉइंट से आ चुके हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज को रिलेट कैसे किया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होते हैं उनके रेडियस का सीक्वेंस आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको कहा जाता है, सो दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। अब जैसे बच्चों मान के चलो C-4 है, N-3 है, O-2 है, F- है, ये 4 स्पीशीज हैं। गौर से देखिए सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। 9-1 एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसके पास 8+2 10, इसके पास 7+3 10, और इसके पास क्या है न्यूट्रल था तो इसके पास 6 था, बट 4 एडिशन है। तो 4 एडिशन अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो ये 4 ऐसे स्पीशीज है बच्चों जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा ऐसे केस में ये ट्रिक हमेशा बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों को। साइज जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है बच्चों, ठीक है, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही ये ट्रिक आप लोगों को लगाना है, हर जगह पे नहीं लगाना है। और ध्यान रखिएगा बच्चों 99% केस में जब आपको एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको मैक्सिमम केसेस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही मेंशन की जाती है। इसलिए ऑप्शंस को एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या आपका जो गिवन स्पीशीज है वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली आप इस ट्रिक को अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 9, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे साइज आपका कम होता चला जाएगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज ज़्यादा है, तो साइज का सीक्वेंस ये होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपको दिया है नियॉन Na+, Mg+2, Al+3 एंड Si+4। अब देखो बच्चों नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 एटॉमिक नंबर है, तो ये तो न्यूट्रल है तो इसके पास जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस करा दीजिए। तो 11 में से 1 माइनस गया तो 10 इलेक्ट्रॉन।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 में से 2 माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के अंदर कितने एटॉमिक नंबर होता है? 13, 13 में से 3 माइनस कर दो, 10। और सिलिकॉन का 14, 14 माइनस 4 कर दो तो 10। तो सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से आप क्या करोगे? सेम कंसेप्ट लगाओगे। जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज कम होता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा बच्चों? जिसका एटॉमिक नंबर कम है। तो इस तरह से आप किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या कर सकते हो बच्चों? एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को दिया है जिससे आप लोग किसी भी एलिमेंट के लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो। यहाँ पे मैं उससे भी छोटा एक ट्रिक लेके आई हूँ जो आप आराम से लगा के क्वेश्चन के अंदर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लोकेशन के ऊपर तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, दो केसेस दिए जाएंगे। केस 1, अगर सपोज आपको बोला है, मतलब अगर आपको सपोज एटॉमिक नंबर एलिमेंट का दे रखा है, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान के चलिए आपको कहा है कि एटॉमिक नंबर 49 है किसी एलिमेंट का, उसका पोजीशन बताइए। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर बच्चों दिया है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो देख लीजिए कि क्या अगर आपका एटॉमिक नंबर 58 से ज़्यादा है या 58 के इक्वल है। मतलब अगर एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का जो कि क्वेश्चन में दिया है अगर वो 58 है या फिर उससे ज़्यादा है लेकिन 71 के बराबर है बट उससे कम है, तो ये सारे जो एलिमेंट होंगे, मतलब अगर कोई भी एटॉमिक नंबर इस रेंज में लाई करेगा तो हम इन एलिमेंट को कहेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट। और लैंथेनाइड एलिमेंट के लोकेशन बच्चों फिक्स हैं। ये 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं और 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और अगर ब्लॉक की बात करूं मैं तो F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये 3 चीज़ें ध्यान रख लीजिए। इसी तरह से अगर एटॉमिक नंबर आपका बच्चों 90 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है लेकिन 103 से छोटा है लेकिन उसके इक्वल है, जैसे Z आपका 90 के बराबर भी हो सकता है, Z आपका 103 के बराबर भी हो सकता है, और बाकी जो वैल्यू होंगे वो 90 और 103 के बीच में लाइक करेंगे। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों दे आर एक्टिनाइड एलिमेंट। और एक्टिनाइड एलिमेंट के पोजीशन फिक्स होते हैं। ये आपका 7 पीरियड में होता है। ग्रुप नंबर इसका याद रख लीजिए, 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। और ब्लॉक नंबर आपको याद रखना है, F ब्लॉक है। ये तो हो गया कि अगर आपके एटॉमिक नंबर इस रेंज में अगर लाई करेंगे तो। लेकिन हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों हमेशा आपको ऐसा ही एटॉमिक नंबर दिया जाए जो इसी रेंज में लाई करे। ठीक है, अगर बच्चों आपको रैंडमली कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया है, जैसे मान के चलिए आपको 49 दे दिया है, ये हमारा कोई एलिमेंट दे दिया है जिसका एटॉमिक नंबर लेटर से 49 दे दिया है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखिएगा। गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट या नेक्स्ट नोबल गैस। अब इसके लिए आपको नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हीलियम हो गया बच्चों, पहला है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, इसका होता है 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। बस ये नंबर याद रख लीजिएगा। अब गौर से देखिए, जो 49 है बच्चों इसके क्लोज हमारा कौन सा एटॉमिक नंबर है, मतलब इसका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमें देखना है, नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट। तो 49 के आसपास नेक्स्ट वाला कौन सा है? 36 तो है नहीं, है ना, 36 से छोटा है। तो इसके नेक्स्ट वाला कौन सा नोबल गैस का एलिमेंट है? जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 54। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर जो दिया है 49 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट विच इज 54 विच इज जेनॉन। तो इसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए।
जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे कितना मिलेगा 13, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 13 से। और ग्रुप नंबर 13 कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो रैंडमली अगर बच्चों कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, अब सिंपली क्या करो, यहाँ पे उसको पुट कर दो 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको सपोज कोई ऐसा एटॉमिक नंबर दिया है जिसको अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हो और ये ओवरऑल वैल्यू आपका नेगेटिव आता है बच्चों, तो अगर नेगेटिव आएगा ना तो 18 के जगह पे फिर 32 लिख दीजिएगा, फिर आपके सारे वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगे और तब आप आसानी से ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक और बात जो कई बार आप लोगों के नीट में पूछे गए हैं, ये भी एक छोटा सा ट्रिक है जो ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 तक कोई भी दे दिया हो, तो ये सारे जो एलिमेंट होंगे बच्चों, इनका पीरियड नंबर फिक्स है। पीरियड नंबर होता है इनका 7, तो ध्यान रखिएगा ये सारे एलिमेंट आपके 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप नंबर जो आपका होता है बच्चों, ये आपको करना क्या है, जो लास्ट 2 डिजिट है उसको देखना है, लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर को देखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 104 है मेरे पास, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 4, तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट 4th ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर मैं कहूँ 118, तो लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है बच्चों 18, दैट मीन्स ये एलिमेंट आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 18th ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट हमें ग्रुप नंबर के बारे में आइडिया दे देता है। तो ये जो हमने केस बच्चों डिस्कस किया है, ये जो भी मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताए हैं, ये आपको तब लगाने हैं जब आपको एलिमेंट का क्या दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो। बट सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है कि जब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आपको दिए हों। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस दिए होंगे तब हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें भी बहुत छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, अगर उसमें np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मतलब p में इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो समझ लेना कि एलिमेंट आपका p ब्लॉक का है, एलिमेंट आपका p ब्लॉक का है। और ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या करेंगे 12 के साथ ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 दे दिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमें p में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, p में अगर p में इलेक्ट्रॉन अनफिल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब p में इलेक्ट्रॉन्स अगर अनफिल्ड है तभी हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को डाला जा सकता है 6, लेकिन यहाँ पे 6 से कम है, मतलब ये अनफिल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एलिमेंट आपका p ब्लॉक का है। और ग्रुप नंबर बच्चों क्या करेंगे, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 12 प्लस, और np में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में np मतलब ये लास्ट वाला p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 12 प्लस 4 कर दोगे तो 16, दैट मीन्स ये एलिमेंट आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, अगर आपके np इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, मतलब p में आपका 100% इलेक्ट्रॉन आपका फिल्ड है बच्चों, तब आपका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, s हो सकता है, d हो सकता है, f हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट का कुछ इस तरह से दिखा, n-2 f0, मतलब f में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, n-1d 0 एंड ns122, मतलब आपको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया होगा जिसमें ना f में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना d में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, s में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 1 होगा तो हम कहेंगे कि ग्रुप नंबर 1 है, और अगर 2 होगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा बच्चों। मतलब ग्रुप नंबर बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट करेगा, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा है बच्चों, n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ये किसका कन्फिगरेशन होता है, f ब्लॉक के एलिमेंट का होता है। तो अगर आपके पास बच्चों ऐसा कन्फिगरेशन दिया है जिसमें f के पास 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, और डी में 0 से 1 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक के होंगे। और जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 3 में होते हैं। ठीक है, और लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका कन्फिगरेशन बच्चों कुछ ऐसा है, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का होगा, क्योंकि वहाँ पे डी में ही हम सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और ग्रुप नंबर हम कैसे पता लगाते हैं बच्चों, तो ग्रुप नंबर हम पता लगाते हैं n-1d, ये जो n-1d है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो सामने वाला S है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम कर दीजिए, आपको ग्रुप नंबर के बारे में आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ और भी आएंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आएगा, एज वेल एज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसके बाद हम पार्ट 2 के साथ उसको और भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।